हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नेट एक्सप्रेस पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य की यूनिट 9 में लगे हिंदी निबंध की रणनीति पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक निबंध में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, हर बिंदुओं पे बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना में है। हम लोग देखेंगे कि हिंदी निबंध में लगे सिलेबस में 11 निबंध को पढ़ना है। उसके बाद 10 निबंधकारों को पढ़ना है। उसके बाद निबंध के इतिहास को पढ़ना है। इस में हम लोग जो है निबंध और निबंध के इतिहास को साथ लेकर चलेंगे, उस सभी पे बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे पहले पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए या पहले निबंध पढ़ना चाहिए या पहले शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हर बिंदुओं पे बात की जाएगी कि कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगी, वो आपको उसके बाद इतिहास कहाँ से पढ़िएगा, आप लोग जो है निबंध कहाँ से पढ़ेंगे, इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, से पहले समझ लेते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। देखिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वह होता है स्टडी का। सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है वह स्टडी का होता है। दूसरा स्टेप, स्टेप 2 जो होता है वह रिवीजन का होता है, वह रिवीजन का होता है। और तीसरा स्टेप प्रैक्टिस का होता है। तीसरा स्टेप प्रैक्टिस का होता है। अगर यह तीन स्टेप अगर यह अगर यह 3 स्टेप आप लोग फॉलो करते हैं तो यूजीसी नेट ही नहीं, किसी भी एग्जाम को निकालने की कंडीशन में आप लोग आ जाइएगा। तो देखिए, इन 3 स्टेप पे हम लोग काम करेंगे। पढ़ाई करने पर, अध्ययन करने पर, उसके रिवीजन करने पर और उसके प्रैक्टिस करने पर। इन तीनों बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, गोल को समझिए। आप लोगों का गोल क्या है? आप लोगों का गोल है जेआरएफ प्राप्त करना। आप लोगों का गोल है जेआरएफ प्राप्त करना। जेआरएफ प्राप्त कैसे होगा? तो देखिए, जेआरएफ जो प्राप्त होगा वह जो है अंक आने से प्राप्त होगा। आपको जब अधिक से अधिक अंक आएगा तो प्राप्त होगा। देखिए, एक परीक्षार्थी का क्या होता है कि वह गोल पे तो फोकस करते हैं, लेकिन गोल से भी ज्यादा जो है हम लोगों को प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। गोल से भी ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। प्रोसेस पे जो है आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए। गोल तो पर तो फोकस करना ही है, लेकिन ज्यादा फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए। तो प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस जो है, आपको गोल जो है ग्यारह प्राप्त करना है, और ग्यारह प्राप्त होगा तब जब आपके अंक अधिक से अधिक आएंगे। अंक अधिक से अधिक कब आएंगे? जब आप परीक्षा में आपके क्वेश्चन सही होंगे। जब परीक्षा में आपके क्वेश्चन सही होंगे तब आपको अंक प्राप्त होगा। और क्वेश्चन सही कब होता है? जब आप सही ऑप्शन को चूज कीजिएगा। जब आप लोग सही ऑप्शन को चूज करिएगा तब आपका क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन सही होगा तो अंक मिलेगा, और अंक मिलेगा उससे आप लोगों को जेआरएफ प्राप्त होगी। इस प्रोसेस को ध्यान में रखिए। आपका काम क्या है? क्वेश्चन सही करना। आपका गोल क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन को सही करना है। क्वेश्चन सही कैसे होगा? ऑप्शन चूज करने से। ऑप्शन सही चूज करने से। तो इस बात पे फोकस कीजिएगा।
और ऑप्शन सही आप लोग कब चूज कीजिएगा, देखिए परीक्षा में होता क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद 4 उसके ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 कभी 5, इस तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। तो आप लोगों को क्या है, सही ऑप्शन पहचानना है। इस बात पे फोकस कीजिएगा। देखिए सही ऑप्शन पहचानना, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसके लिए आप लोग 3R फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। 3R फॉर्मूला क्या कहता है? 3R फॉर्मूला यह है, एक आर का मतलब होता है देखिए रीड, दूसरे आर का मतलब होता है रिवाइज, और तीसरे आर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज। देखिए रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब हुआ पढ़ना। आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद रिवाइज का मतलब होता है रिवीजन करना, आप लोग रिवीजन करेंगे। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। आप लोग समझिए, आपके जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ना कि सब्जेक्टिव एग्जाम है। सब्जेक्टिव एग्जाम में होता क्या है कि हम लोगों को याद करके उसको उत्तर को लिखना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मुझे उत्तर लिखना नहीं है याद करके, बस मुझे पहचानना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसे पहचान लीजिएगा, सही ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, आपको अंक मिल जाएंगे। वहां पे आपको जो है याद करके लिखने का जरूरत नहीं है। इसलिए आपका जो है गोल, एंड गोल यही होना चाहिए कि आपको बस पहचानना है। आप पहचानिएगा का कब? जब आप शब्दों से परिचित रहिएगा। 2 बार 3 बार जब किसी निबंध को पढ़ लीजिएगा, जब आपके प्रश्न किसी, जैसे कि कथन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, कथन दे दिया जाता है और उसका पूछ लिया जाता है कि कथन, उस इस कथन, यह कथन जो है किस निबंध से लिया गया है। अगर आप 1 2 3 रीडिंग भी मारे रहते हैं निबंध का, तो आप परीक्षा में आपको याद रहे कि नहीं रहे, आप आपसे अगर कोई पूछता है तो आप उसे सुना पाए या ना सुना पाए, लेकिन परीक्षा हॉल में जब आपके सामने प्रश्न और उसके ऑप्शन आएंगे तो आप ऑप्शन को पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 2 3 बार पढ़ रखा है। भले है आप अपने याद करके उसको लिख ना पाए, लेकिन आप परीक्षा में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उसके उत्तर को पहचान लीजिएगा। आप याद करने से ज्यादा जो है पहचानने पर फोकस करिएगा। पहचानने के लिए अगर ऑप्शन को सीख गए तो आप परीक्षा में कम समय में ज्यादा अंक प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने देख लिया कि 3R फॉर्मूला को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है हमें, हम लोग बात करेंगे क्या पढ़ना है में, हम लोग देखेंगे कि एक तो पाठ में लगे, हम लोग के टेक्स्ट में लगे जो सिलेबस हैं, 11 निबंध हैं, और इन 11 निबंधों के 10 निबंध कार्ड हैं। इन 11 निबंधों के 10 निबंध कार्ड हैं सिलेबस में लगे हुए, इनको पढ़ना है। उसके बाद निबंध के इतिहास को पढ़ना है, निबंध के इतिहास को पढ़ना है। देखिए हम लोग जो है इतिहास को अलग से नहीं लेकर चलेंगे। इतिहास को अलग से लेकर चलने पर होता क्या है कि आप जो है हमेशा जो है आप अलग-अलग करके ही देखते रह जाइएगा कि यह इतिहास का अब जब पीवाईक्यू करने जाइएगा निबंध के, तो आपको यही देखते रह जाइएगा कि यह निबंध का इतिहास का प्रश्न है, यह जो है टेक्स्ट का प्रश्न है, पाठ में लगे सिलेबस का प्रश्न है। ऐसे नहीं करना है। हम लोगों को एक साथ ही पढ़ना है। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो परीक्षा में जो है आप एलिमिनेशन से भी प्रश्न को सही कर लेते हैं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। यही छोटी-छोटी गलतियाँ जो है हमें पीछे कर देती है, कंपटीशन से बाहर कर देती है। इन सभी गलतियों पे ध्यान दीजिएगा। ये सभी गलतियाँ नहीं करना है। तो क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 11 निबंधों को देखेंगे कि 11 निबंध कौन-कौन से हैं और उसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे कि 10 निबंधकार कौन-कौन से सिलेबस में हैं, उनको और उन निबंधकारों के बारे में क्या-क्या पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग निबंध के इतिहास में क्या-क्या पढ़ना है, सभी चीज़ों को देखेंगे। और इन सभी चीज़ों में जो भी पॉइंट्स मैं बताऊँगा, जो भी बिंदु मुख्य बिंदु मैं बताऊँगा,
जो भी मुख्य बिंदु मैं बताऊंगा, वह मुख्य बिंदु जून 2020 से लेकर जून 2020 से लेकर जून 2025 तक के पीवाईक्यू को एनालिसिस करके विश्लेषण करके मैंने उन मुख्य बिंदुओं को निकाला है। इसलिए आप लोग इसमें कुल 17 प्रश्न पत्र संकलित हो चुके हैं अभी तक। कुल 17 प्रश्न पत्र जो है संकलित हो चुके हैं। इन 17 प्रश्न पत्रों को देखने के बाद यह मुख्य बिंदुओं को मैंने निकाला है। तो इसलिए आप पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यू से जो है आपको आपकी तैयारी को सही दिशा मिलती है। तो इन मुख्य बिंदुओं को अच्छे से ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है सबसे पहले निबंधों पे चलते हैं कि 11 निबंध सिलेबस में कौन कौन से लगे हुए हैं। देखिए सबसे पहले देखिए दिल्ली दरबार दर्पण। दूसरा निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तीसरा है शिव मूर्ति। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पांचवा है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उसके बाद आगे के निबंध को देखिए। पांच निबंध हो गए। छठे निबंध को देखिए। छठा निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, संस्कृति और सौंदर्य। आठवां उठ जाग मुसाफिर। नौवां निबंध कविता क्या है। दसवां निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। और 11 निबंध है मजदूरी और प्रेम। इन 11 निबंध यह 11 निबंध हम लोग के सिलेबस में लगे हुए हैं। अब देखेंगे कि इन 11 निबंधों को पढ़ते समय किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है। मैंने जो है उन सभी मुख्य बिंदुओं को पीवाईक्यू का विश्लेषण करके नोट करके ले आया हूं। आप लोग भी नोट करते चलिएगा। मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, शुरू करते हैं। मुख्य बिंदुओं को नोट करते चलिएगा आप लोग। मुख्य बिंदुओं को नोट करते चलिएगा। सबसे पहले देखिए निबंध पढ़ते समय जो है हम लोग के सिलेबस में जो निबंध लगा हुआ है, उस निबंध को पढ़ते समय सबसे पहले देखना है कि वह निबंध जो है किस निबंध संकलन में लगी हुई है। वह निबंध किस निबंध संकलन में लगी हुई है। निबंध संकलन देखना है। और निबंध इस निबंध संकलन का प्रकाशन वर्ष देख लेना है। उसके बाद इस निबंध में कुल कितनी निबंध लगी हुई है, कुल कितनी निबंध लगी है, कुल निबंधों की संख्या को देख लेना है। कुल निबंधों की संख्या को देख लेना है। कुल निबंधों की संख्या को देख लेना है। निबंध जो है, निबंध कौन से निबंध संकलन में लगी हुई है। उसके बाद उस निबंध संकलन का प्रकाशन वर्ष क्या है। उसके बाद उस निबंध संकलन में कुल निबंधों की संख्या कितनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को पढ़ाया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है कल्पलता कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। और यह निबंध संग्रह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह निबंध संग्रह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। देखिए, और इस निबंध संकलन में कुल 20 निबंध संकलित हैं। बस इतनी बात को इसमें देखना है। मैंने पीवाईक्यू के प्रश्नों के आधार पे ये सभी बातों को बता रहा हूं, इस बात को भूलिएगा नहीं। आगे देखिए क्या देखना है। हम लोग के सिलेबस में जो निबंध लगी हुई है उसके धारा को देखना है। जैसे देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, उदाहरण के तौर पे समझिए नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है एक ललित निबंध है। इस तरह से देखना है और बाकी सारे निबंध अलग जो निबंध लगे हुए हैं हम लोग को सिलेबस में उन उस निबंधों को देखना है। और वह निबंध कौन सी धारा की निबंध है यह देख लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया हुआ है। इससे प्रश्न पूछा गया हुआ है। आगे देखिए निबंधों के लेखक को तो देखना ही है कि लेखक कौन है, उस निबंध के लेखक कौन है। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद जो है देखिए
परीक्षा में जो है परीक्षा में जो है देखिए, कथन से प्रश्न बनता है। कथन से प्रश्न बनता है। तो कथन को देखिए, कथन में जो है एक तो प्रश्न बनता है, कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह कथन किस निबंध से लिया गया है। उसके बाद एक पूछ लिया जाता है, कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह कथन किस निबंधकार का है। किस निबंधकार का है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तीसरा जो है देखिए, प्रश्न ऐसे बनता है कि जैसे देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संदर्भ में विचार कीजिए। और 5 कथन दे दिया जाता है और उसमें से 2 कथन गलत रहते हैं और 3 कथन सही रहते हैं। सत्य असत्य कथनों को पहचानना होता है। तीसरा कैटेगरी कथन से उस तरह का बनता है। तो सत्य असत्य असत्य प्रश्न, सत्य असत्य तरह से जो है प्रश्न बनता है। और चौथा जो है, 5 निबंध के कथनों को दे दिया जाता है और उसका क्रम पूछ लिया जाता है। क्रम से लगाइए। तो एक चौथा जो है क्रम से बनता, क्रम से पूछ लिया जाता है। इन सब कथन में इस 4 प्रकार से कर कथन के प्रश्न जो है बनते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को निबंध पढ़ते समय कथन पे ध्यान देना है। आप लोगों को निबंध पढ़ते समय कथन पे ध्यान देना है। उसके बाद देखिए, एक अलग और उसके बाद जो है एक अनुक्रम से प्रश्न बनता है। अनुक्रम में जो है निबंध का अनुक्रम, निबंध संग्रह का अनुक्रम पूछ लिया जाता है। निबंध संग्रह का अनुक्रम पूछ लिया जाता है, उस पे ध्यान देना है। दूसरा जो है, लेखक का जन्म वर्ष के आधार पे क्रम पूछ लिया जाता है। लेखक का क्रम पूछ लिया जाता है। लेखक के जन्म वर्ष, लेखक के जन्म वर्ष, लेखक के जन्म वर्ष के आधार पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जन्म के वर्ष के आधार पे आरोही क्रम में लगाएं। और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, ए बी सी डी ई, इस तरह से जो है क्रम से लगाना होता है। उस तरह के प्रश्न बनते हैं। अनुक्रम निबंध संग्रह दे दिया जाता है और 5 निबंध संग्रह रहता है और उसे क्रम से लगाने को कह देता है। तो इसके लिए निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए, एक मैंने अनुक्रम में ही जो है कथन का अनुक्रम बता दिया था पीछे। कथन में ही कथन के कथन का क्रम पूछ लिया जाता है। इस इन 3 तरह से निबंध में क्रम के प्रश्न बनते हैं। अनुक्रम के प्रश्न इन 3 तरह से बनते हैं। तो अनुक्रम पे ध्यान देना है। अनुक्रम के लिए ध्यान देना यह है कि जन्म वर्ष पर ध्यान देना है। उसके बाद निबंध संग्रह के प्रकाशन पर ध्यान देना है। प्रकाशन वर्ष पे ध्यान देना है। और तीसरा जो है, निबंध के कथन के क्रम पे ध्यान देना है। इन 3 चीजों पे अनुक्रम के प्रश्न के लिए ध्यान देना है। तो आपको जो है, अब जो है आप लोग देखिए, तथ्य से भी प्रश्न बनते हैं। अब तथ्य में किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तथ्य में देखिए किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, तथ्य में जो है निबंध के विषय से पूछ लिया प्रश्न बनता है। निबंध का विषय दे दिया जा पूछ लिया जाता है। विषय को लेकर, निबंध के विषय को लेकर निबंध पढ़ते समय आप लोगों को निबंध का विषय जो है अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद निबंध अगर कोई पत्रिका में प्रकाशित हुई थी है, निबंध अगर कोई पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो उस पत्रिका का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद निबंध के उपशीर्षक से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप जब देखिएगा, शिव शंभू के चिट्ठे हो गए, कविता क्या है, निबंध, मजदूरी और प्रेम, इन सभी में अलग अलग अनुक्रम है। उस तरह से जो है, जैसे मजदूरी और प्रेम निबंध में जो है 8 उपशीर्षक हैं, तो आठों उपशीर्षक से जो है उससे भी प्रश्न बनते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे में देखिए, चिट्ठा है अलग अलग तरह का, 14 चिट्ठा, कुल 14 चिट्ठा है, तो 14 चिट्ठा का जो है
उस तरह से उसका भी क्रम से प्रश्न बन जाता है। कविता क्या है में अलग अलग उपशीर्षक हैं, उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो उपशीर्षकों पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रकाशन वर्ष, निबंध का प्रकाशन वर्ष अगर आपको मिलता है, निबंध का प्रकाशन वर्ष आपको देखना है। प्रकाशन वर्ष के बाद जो है आप लोग, अगर कोई पात्र का नाम आया है, अगर कोई पात्र का नाम आया है निबंध में, तो उस पात्र का नाम अच्छे से याद रखना है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि मजदूरी और प्रेम निबंध में जो है भागो, भागो नामक पात्र का नाम आया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में देख लीजिए, तो छोटी लड़की ने प्रश्न पूछा। उसके बाद देखिए मेरे राम का मुकुट भीग रहा में देखिए, तो उसमें जो है एक मेहमान लड़की कृष्णा रहती है। मेहमान लड़की कृष्णा जो है के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से पात्र को भी ध्यान देना है। पात्र के बाद देखिए, अगर कोई पुस्तक का नाम आया है, अगर कोई पुस्तक का नाम आया है, उसको देखना है। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में महाभारत का एक श्लोक का जिक्र आया है। अगर कोई श्लोक भी आता है, महाभारत बुक है, महाभारत जो है, महाभारत और श्लोक, उसका श्लोक पूछ लिया गया, तो श्लोक अगर कोई आता है। फिर अगर उठ जाग मुसाफिर निबंध में जो है बहुत सारी कविता और गीत है। उठ जाग मुसाफिर में एक देखिए दिनकर की कविता का जिक्र आया है। तो कविता और उसके लेखक का नाम अगर आया है, तो उसका उसका भी ध्यान रखिए आप लोग, उस कविता का। गीत पर ध्यान दीजिए निबंध को पढ़ते समय। उसके बाद कोई संख्या अगर आपको देखने को मिलती है, कोई संख्या अगर नजर आती है निबंध पढ़ते वक्त, तो संख्या पे फोकस कीजिएगा, संख्या पे फोकस करना है। उसके बाद कोई स्थान का अगर नाम आता है, अगर स्थान का नाम देखने को मिलता है निबंध पढ़ते समय, तो स्थान के नाम पे फोकस करना है। इन सभी इन सभी बातों पे ध्यान देना है एक निबंध को पढ़ते समय। अब निबंध हो चुके हैं, निबंध में इतनी ही बातों को देखना है। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में जो 10 निबंधकार लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या-क्या पढ़ना है। पहले देख लेते हैं हम लोग कि वो 10 निबंधकार कौन हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उन निबंधकारों के बारे में क्या-क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले निबंधकारों के बारे में देख लीजिए, 10 निबंधकारों को देख लीजिए। सबसे पहले देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद देखिए बालमुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम लोग के सिलेबस में 2 निबंध लगा हुआ है, एक दिल्ली दरबार दर्पण और दूसरा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त का देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का देखिए कविता क्या है निबंध हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। अध्यापक पूर्ण सिंह का अध्यापक पूर्ण सिंह का हम लोग के सिलेबस में मजदूरी और प्रेम निबंध लगा हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति निबंध हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे निबंध हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। कुबेर नाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध जो है हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। उसके बाद देखिए विद्यानिवास मिश्र का जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। नामवर सिंह का देखिए, नामवर सिंह का एक र- निबंध संग्रह है, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में ही एक निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। वो संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। और अंत में देखिए विवेकी 10वें निबंधकार विवेकी राय का जो है उठ जाग मुसाफिर निबंध जो है हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इन यह 10 निबंधकार हम लोग के सिलेबस में लगे हुए हैं। अब इन 10 निबंधकारों को पढ़ते समय किन किन बातों पे ध्यान देना है, यह देखिए बीवाईक्यू के बेसिस पे मैंने निकाल कर लिस्ट बना के ले आया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए।
अब देखिए निबंधकारों को पढ़ते समय किन किन बातों पे ध्यान देना है। जितने भी निबंधकार हम लोग के सिलेबस में लगे हुए हैं, उनके अन्य प्रमुख निबंध को देखना है। अन्य प्रमुख निबंध जो है उनको देखना है। उनके सभी निबंधों को नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि अब इतिहास की पुस्तक को उठाइएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की किसी भी पुस्तक को, तो उसमें एक निबंधकार की ढेरों-ढेरों निबंध लगी देखने को मिलेगी। लेकिन सभी को नहीं आपको पढ़ना है, सिर्फ़ प्रमुख निबंधों को पढ़ना है। उनके अन्य प्रमुख निबंधों को देखना है, जो हम लोग के सिलेबस में लेखक लगे हुए हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए, उनका अन्य प्रमुख निबंध संग्रह को देखना है। अन्य प्रमुख निबंध संग्रह को देखना है। और इसका प्रकाशन वर्ष भी देखना है। का प्रकाशन वर्ष भी देखना है। उसके बाद जन्म वर्ष देखना है। जन्म वर्ष देखना है। जन्म वर्ष के बाद देखिए, जैसे देखिए नाखून क्यों बढ़ते निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद किस धारा के लेखक हैं, ये भी देख लीजिएगा। जैसे ललित निबंधकारों में प्रमुख माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो वो उसे भी देख लेना है, धारा को भी देखना है और युग के भी देखना है। युग जो है शुक्लोत्तर युग हो जाएगा। युग में शुक्लोत्तर युग के याद केंद्र में जो है शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग निबंध के इतिहास का इस तरह से जो है नामकरण किया हुआ है, काल विभाजन किया हुआ है। उसके बाद देखिए, अगर कोई इनकी पत्रिका है या इनका कोई उपनाम, पत्रिका, उपनाम, पत्रिका, उपनाम, उसके बाद अब इन सभी निबंधकारों के कुछ प्रमुख कथन अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो प्रमुख कथन को देखना है। इन सभी से जो है प्रश्न पीवाईक्यू में देखने को मिल चुका है। आपका पेपर में इसी तरह से प्रश्न बनेगा, इसी सबसे प्रश्न बनेगा। इसी सभी बिंदुओं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। निबंधकारों को पढ़ते समय जो सिलेबस में हम लोग के निबंधकार लगे हुए हैं, उनको पढ़ते समय इन सभी बातों पे ध्यान देना है। इतना इस सभी को बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए और उसके बाद इन सभी बिंदुओं पे आप इस सभी बिंदुओं के अकॉर्डिंग ही इसी के अनुसार आप लोग पढ़ाई कीजिए। अब देखिए हम लोगों ने निबंध के बारे में देख लिया, 11 निबंध है और उन निबंधों 11 निबंधों में किन-किन बातों पे ध्यान देना है यह देख लिया। उसके बाद हम लोग के सिलेबस में लगे 10 निबंधकारों को देख लिया और उनके बारे में क्या-क्या पढ़ना है इसको भी मैं हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि निबंध के इतिहास में क्या-क्या पढ़ना है। निबंध के इतिहास में जो है किस-किस तरह से प्रश्न बनते हैं। मैंने पीवाईक्यू के बेसिस पे उसे भी मैंने निकाला है। अब जो है निबंध के इतिहास को देखिए। निबंध के इतिहास में क्या-क्या पढ़ना है? किन-किन बिंदुओं पे फोकस करना है निबंध के इतिहास पढ़ते समय? निबंध के इतिहास पढ़ते समय आप लोगों को देख लीजिए, सबसे पहले देखिए युग या काल विभाजन को देखिए। युग या काल विभाजन। जैसे काल विभाजन युग या काल विभाजन में जब देखिएगा तो आपको शुक्ल पूर्व युग में भी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, उसके बाद शुक्ल युग, उसके बाद जो है शुक्लोत्तर युग और शुक्लोत्तर युग में जो है अब फिर सभी युगों में जैसे शुक्लोत्तर युग में जो है आपको देखने को मिलेगा वैचारिक निबंध, आपको ललित निबंध, इस तरह की धाराएं देखने को मिलेगी। तो ये एक तो देख लेना है युग और उसका काल विभाजन।
और दूसरा देख लेना है कि धारा, और दोनों में प्रमुख जो लेखक हैं, दोनों में प्रमुख निबंधकार जो हैं, उनको देख लेना है। जैसे धारा की बात करते हैं, ललित निबंध में जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, ये जो लेखक हैं, मुख्यतः जो है ललित निबंधकारों की श्रेणी में मुख्य लेखक माने जाते हैं। इस तरह से आप लोग धारा देखना है और उस धारा के प्रमुख लेखक को देखना है। यह निबंध के इतिहास पे बात हो रही है। उसके बाद देखिए, आप लोगों को पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू में क्या करना है, देखिए एक तो हम लोग के सिलेबस में निबंध लगा हुआ है, उसके 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 में उसके जो लेखक हैं, 10 लेखक हैं हम लोग के सिलेबस में लगे हुए, उनके निबंधों को तो आप पाठ में ही रखिए। उनके अन्य निबंधों को, अन्य निबंध और अन्य निबंध संग्रह को आप पाठ के तरफ ही रखिए। बाकी अगर पीवाईक्यू आप पढ़ते हैं, उन 10 निबंधकार के अलावा कोई लेखक अगर आपको दिखते हैं, निबंधकार दिखते हैं, निबंधकार का पीवाईक्यू में प्रश्न दिखता है, तो उनका प्रश्न का एक चार्ट बनाना है। 10 लेखकों, 10 निबंधकारों के अलावा जो हैं, अगर प्रश्न देखने को पीवाईक्यू में मिलता है, तो उससे क्या करना है, चार्ट बना लेना है। लेखक, लेखक कह लीजिए या निबंधकार लीजिए, निबंधकार, उसके बाद निबंध या निबंध संग्रह। एक निबंध का चार्ट बनाइए और दूसरा जो है निबंध संग्रह का चार्ट बनाइए। एक निबंध का चार्ट बनाइए और दूसरा जो है निबंध संग्रह का चार्ट बनाइए। उसके बाद प्रकाशन वर्ष। इसमें क्या करना है आपको, इतिहास की पुस्तक से आपको याद करना नहीं है अन्य निबंधकारों के बारे में। आपके पीवाईक्यू में जो प्रश्न पूछ चुके हैं, जो ऑप्शन में आपको रचनाएं देखने को मिलती है, उसके चार्ट को बनाइए। अगर आपका 2020 से लेकर 2025 तक के 17 प्रश्न पत्रों को आप देख चुके हैं, उसका चार्ट बना चुके हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो और आप जो है पीछे के प्रश्नों पे चले जाइए, बजाय कि आप लोग इतिहास की पुस्तक पे जाइएगा। जो पीवाईक्यू में प्रश्न पूछे गए हैं, जो रचनाएं आ चुकी हैं, जो लेखक आ जा चुके हैं, उसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। आप लोग जब इतिहास की पुस्तक से पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा आपको याद करना भी। आप पीवाईक्यू का चार्ट बनाइए, और चार्ट में 2 चार्ट बनाइए, और इन चार्ट में उन्हीं लेखक या निबंधकार का निबंध या निबंध संग्रह होना चाहिए जो हम लोग के सिलेबस के बाहर हैं, उनका होना चाहिए। तो यह हम लोगों ने निबंध के इतिहास पे बात कर लिया। निबंध के इतिहास में बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। युग देखना है, युग के प्रमुख निबंधकार को देख लेना है, फिर धारा देखनी है, सभी युगों के मुख्य मुख्य धारा को देख लीजिए, और उस धारा के प्रमुख जो है निबंधकार को देख लीजिए। इसका लिस्ट बना लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद आप पीवाईक्यू से जो है लेखक, निबंध और उसके प्रकाशन वर्ष, और लेखक और निबंध संग्रह और उसके प्रकाशन वर्ष, इस तरह से 2 चार्ट बना लीजिए। और पीवाईक्यू में ढूंढिए, जो भी मिलते हैं आपको पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू में से निकाल के यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये 2 चार्ट बना लीजिएगा। इससे आपका निबंध का इतिहास का 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। आपके अगर परीक्षा में निबंध के इतिहास से जो है अगर 4 प्रश्न बनते हैं, तो उसमें से आप यकीन मानिए 3 प्रश्न इसी के इतने में ही आप कर लीजिएगा। और बाकी के एक प्रश्न के पीछे मत भागिए, दूसरे यूनिट पे बाकी मेहनत कीजिए आप लोग। एक ही यूनिट में 100% अचीव करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। इसके इससे होगा क्या, दूसरा यूनिट आपका कमजोर रह जाएगा। फिर पेपर 1 भी पढ़ना है, 10 यूनिट पेपर 2 में है, 10 यूनिट पेपर 1 में है। अगर आप एक एक यूनिट में 100% करने लग जाइएगा, तो आपका कैसे फिर कंप्लीट होगा सिलेबस। इतने कम समय में सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। फिर इतना करने के बाद आप दूसरे यूनिट पे स्विच कर जाइएगा। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि निबंध में क्या पढ़ना, एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद परीक्षा में गोल क्या रखना चाहिए। तो परीक्षा में गोल जो है हम लोगों को
सिर्फ और सिर्फ यह रखना चाहिए कि हम लोगों को परीक्षा में प्रश्न सही करना है, और प्रश्न सही करने के लिए उस उसके लिए मैंने प्रश्न सही करने के लिए फिर मैंने बताया 3R फॉर्मूला को। 3R फॉर्मूला के माध्यम से आप यह समझ लीजिए कि आपको जो है परीक्षा में प्रश्न को सिर्फ पहचानना है, न कि वहां पे याद करके लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना है में बात किया। क्या पढ़ना में है, हम लोगों ने देखा कि पाठ में जो लगे 10 निबंधकार हैं और 11 निबंध हैं लगे हुए, उनके बारे में देखा और उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है उसको देखा। उसके बाद हम लोगों ने निबंध के इतिहास के में क्या क्या पढ़ना है उसको देख चुका हूँ। अब हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे पढ़ना है। आप लोग देखिए अब कि कैसे पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना है देखिए, कैसे पढ़ना है में सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि जो हम लोग के सिलेबस में 11 निबंध लगे हुए हैं, जो हम लोग के सिलेबस में 11 निबंध और जो लगे हुए हैं, हम लोग के सिलेबस में जो 11 निबंध लगे हुए हैं, उनके और 10 निबंध कार और 10 निबंध कार लगे हुए हैं, उनके बारे में पढ़िए। सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिए। स्टेप 2 में क्या कीजिए, स्टेप 2 में आप लोग पीवाईक्यू कीजिए। स्टेप 2 में आप लोग पीवाईक्यू को पढ़िए, जून 2020 से लेकर जून 2025 तक के प्रश्न पत्र को पढ़िए। उसके बाद आप लोग स्टेप 3 में फिर से यही बात काम कीजिए, फिर से इन्हीं को पढ़िए। और फिर स्टेप 4 में जो है फिर से पीवाईक्यू को पढ़िए। ये 2 बार कर लीजिए। उसके बाद स्टेप 5 में आप लोग निबंध के इतिहास पे जाइए। स्टेप 5 में आप लोग निबंध के इतिहास पे जाइए। उसके बाद स्टेप 6 में देखिए, निबंध के इतिहास के बाद स्टेप 6 में जो है आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद स्टेप 7 में जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में जो है पीवाईक्यू के प्रश्नों को भी देखिए और मॉक के भी प्रश्नों को देखिए। पीवाईक्यू के भी प्रश्न को प्रैक्टिस में करना है और मॉक के प्रश्नों को भी प्रैक्टिस में करना है। अब देखिए यहाँ से इन सारे स्टेप्स में आपका स्टडी वाला पार्ट हो जाएगा, आपका स्टडी वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स वाले स्टेप से आपके लिए समझिए रिवीजन का काम हो जाएगा। अब उसके बाद जो है जब शॉर्ट नोट्स बन जाए तो उसके बाद आप लोग सारी पुस्तक को साइड कर दीजिए। साइड उसके बाद शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तभी जो है आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन को कर पाइएगा। उसके बाद अंत में जो है स्टेप 7 को देखिए। स्टेप 7 से आपका प्रैक्टिस का काम हो जाए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके 3 स्टेप फॉलो होने चाहिए: स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस। इन सारे 7 स्टेपों में आपका स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस तीनों काम आपका हो जाएगा। अब हम लोगों ने देख लिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि कैस कहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है में देखिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके बाद एक निबंध को कैसे पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन, उसके लिए मैंने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध पढ़ा दिया है। आप मेरे निबंध के वीडियो को जाके देखिए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इसके लिए भी मैं एक सिंपल वीडियो बना चुका हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने पढ़ाया हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके वीडियो को देखिए, आप समझ जाइएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। और उसके पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में
मिल जाएँगे। आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इतिहास के लिए आप लोग क्या कीजिए, निबंध के इतिहास के लिए आप लोग क्या कीजिए, निबंध के इतिहास के लिए दृष्टि या जो है दृष्टि की बुक को फ़ॉलो कर लीजिए या सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक को फ़ॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग कोई दूसरा पुस्तक भी फ़ॉलो कर रहे हैं तो उसी पे बने रहिए। बस जो मैंने बताया है कि क्या पढ़ना है मैंने जो-जो भी पॉइंट्स बताए हैं, वह सभी पॉइंट्स उसमें मौजूद होने चाहिए उस पुस्तक में। अगर हैं, तो आप उसी पे बने रहिए। उसके बाद जो है, यह हो गया कहाँ से पढ़ना है, यह हो गया कि कहाँ से पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं, पढ़ाई करने के कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। पढ़ाई करने के कुछ मुख्य बिंदु को देख लीजिए। पढ़ाई करने के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, देखिए, फैक्ट कॉपी बनाइए आप। फैक्ट कॉपी बनाइए। फैक्ट कॉपी में क्या कीजिए, फैक्ट कॉपी को 3 हिस्सों में बाँट लीजिए। एक हिस्से को कर लीजिए पी-वाई-क्यू, एक हिस्से को कर लीजिए मॉक के एमसीक्यू और एक हिस्से को कर लीजिए पाठ और निबंध के इतिहास। देखिए, अब क्या करना है, 3 हिस्सों में अगर आप पीवाईक्यू को पढ़ते हैं, पीवाईक्यू पढ़ते हुए होता क्या है, कुछ ऐसे तथ्य आते हैं, कुछ ऐसे प्रकाशन वर्ष आते हैं जो बार-बार पढ़ने के बावजूद याद नहीं होते हैं। तो उसको क्या करना है, आप पीवाईक्यू वाले सेक्शन में बस मुख्य बिंदु के रूप में शॉर्ट रूप में आप नोट कर लीजिए उसको, पीवाईक्यू की तरफ। उसके बाद एमसीक्यू के लिए क्या कीजिए, आप मॉक लगाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं। आप पूरे प्रश्न को नहीं लिखिएगा, उसके बस मुख्य बिंदुओं को आप यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिख लीजिएगा। उसके बाद आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप लोग मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़ रहे हैं और उसमें कोई पात्र का नाम भूल जा रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है या उपशीर्षक जो है आपको लग रहा है कि नहीं याद हो रहा, तो उन सभी जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं बार-बार पढ़ने के बावजूद, तो उन सभी चीज़ों को इसमें नोट कर लीजिएगा। निबंध के इतिहास को भी पढ़ते समय अगर कोई चीज़ें नहीं याद हो रही है, तो उसको भी यहीं डाल लीजिएगा आप लोग, यहीं पे नोट कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपकी जो कमी रहेगी, जो आपका परीक्षा से पहले होता क्या है, आप परीक्षा के लास्ट समय में इसी को रिवीजन करके जाइएगा, आपका जो है स्कोर अपने आप फिर बढ़ने लगेगा, स्कोर बढ़ जाएगा। आप ये काम करके देखिएगा, आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। तो देखिए, हम लोगों ने निबंध के यूनिट के लिए क्या करना चाहिए, पूरी तरह से हम लोगों ने देख लिया, क्या कर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने बात कर लिया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो आगे ही ऐसे कंटेंट आपको आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।